नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुधा सिविल सर्विसेज पे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। जहांदर शाह राज सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत। जहांदर शाह किसके मरने के बाद राज सिंहासन पर बैठता है? बहादुर शाह प्रथम, आजम शाह, फर्रुखसियर या औरंगजेब? बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जहांदर शाह किसके मरने के बाद गद्दी पर बैठता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह प्रथम। चलिए दूसरा क्या बोलता है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? बताइएगा दोस्तों, आलमगीर द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी? शाह आलम, अजीजुद्दीन, रफीदुल्ला या रोशन अख्तर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजीजुद्दीन। चलिए क्वेश्चन 3 क्या बोलता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? ये जो कथन दिया गया है इसमें से एक कथन जो है वो बहादुर शाह जफर के बारे में गलत है। बताइएगा कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, इब्राहिम जौक और असदुल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ये बात सही है। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, ये भी बात सही है। हसन अस्करी उसकी आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी सही है। वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, ये बात आपका हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? बताइएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? रॉबर्ट क्लाइव, औरंगजेब, महात्मा गांधी या अकबर द्वितीय? तो आप लोग सभी को पता होगा कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। चलिए आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आई कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, कोई भी एग्जाम में पूछा है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय या बहादुर शाह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। मैंने अभी बताया था कि अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और उन्हीं को लंदन भेजा था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। मिर्जा गालिब कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? दिल्ली, आगरा, लाहौर, लखनऊ। तो कहाँ का? तो मिर्जा गालिब जो था वो आगरा का रहने वाला था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा ऐसा शासक था जो उर्दू को अपना राजकीय लैंग्वेज बनाया था, राजकीय संरक्षण बनाया था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या मोहम्मद शाह? बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह ने उर्दू को अपने राज्य में संरक्षण दिया था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? बताइएगा, निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? क्या हो जाएगा। तो सर औरंगजेब के बाद जो बना था वो बना था जहांगीर शाह का जो शासन काल था वो सबसे कम था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते देखते नेक्स्ट क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 9। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट का सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो मुगल साम्राज्य था, जो खत्म हो गया मुगल साम्राज्य, उसके बाद जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कौन किया था? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा। सतीश चंद्र ने प्रतिपादित किया था। ये आया हुआ एग्जाम में है, ये वो है सीजीएल का एग्जाम में, एसएससी सीजीएल का एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको सही सुमेलित बताना है। वांडीवाश का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, ऑप्शन सी चिलियावाला का युद्ध, डलहौजी विरुद्ध मराठे या ऑप्शन डी खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी? क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था।
ठीक है। चलो इसके बारे में डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपकी सारी युद्ध रहेगी और कौन किन के बीच लड़ा गया था, कहाँ लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, वो सारे मैं उसमें बताऊंगा अगले वीडियो में। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? किसने बनाया था दोस्तों? तो फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने, डेनमार्क वासियों ने या अंग्रेजों ने? तो किसने बनाया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों ने। चलिए आगे बढ़ते, देखिए क्या बोलता है आगे, निम्न में से कौन नीला जन योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? ये आपका हो जाता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये आपका बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया था? तो अल्बुकर्क, दी अल्मेडा, डुप्ले या फिर रॉबर्ट क्लाइव? क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी अल्मेडा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये बताना है कि यूरोपीय कंपनी जब भारत आए थे तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम में लगाया, यहाँ मसूली हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। ऑप्शन सी, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। या ऑप्शन नंबर डी, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। चलिए 14 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो बताइएगा दोस्तों, किस वस्तु का उत्पादन में सबसे पहले हड़प्पा वासी नंबर 1 पर थे? तो कांसे के औजार में। किसमें? 14 का क्या हो जाएगा आंसर, 14 का जो आंसर हो जाएगा, कपास के उत्पादन में सबसे वो नंबर 1 पे थे, ठीक है। हड़प्पा वासी सबसे ज़्यादा कपास की खेती करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से? सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न से कौन से हैं? बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर, मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावे या मकान? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वहां से मिले गए मुद्राएं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? एकदम इजी सवाल है, बताइएगा सिंधु घाटी की लिपि सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या ब्राह्मी? नहीं पता है कौन सा लिपि, हम लोग को पता नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता एक भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं पता, अज्ञात थी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 17, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बताइएगा ऐसा कौन सा सिंधु नगर था जो बिना दीवार के थे, बिना किला के थे? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चंदुदड़ो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चंदुदड़ो जो था वो बिना दुर्ग का शहर था, नगर था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? बताइएगा भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? तो सबको पता है वो कौन सा था, हड़प्पा था। दूसरा मोहनजोदाड़ो, ठीक है। पहला हड़प्पा जो कि पाकिस्तान के सिंध में होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? पुरालेख विद्या का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिलालेखों का अध्ययन होता है, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यताओं के लोगों ने किया था? यानी ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, अपवाह तंत्र, नदियों का तंत्र या फिर नली निकलने का रास्ता, जो नाला होता है, ठीक है, उसके निकलने का रास्ता बताइए, या फिर ड्रेनेज सिस्टम बोलिए इंग्लिश में। तो उनका निर्माण सबसे पहले कौन से सभ्यता के लोगों ने किया था? ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता या ऑप्शन डी मेसोपोटामिया की सभ्यता? क्या हो जाएगा? तो सर ये पता है हम लोग को, दुनिया में सबसे पहले जो ड्रेनेज सिस्टम जो किया था वो भारत की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है,
पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ठीक है, पैमाने की खोज बताना है कहाँ पे हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 कहाँ पे हुई थी? तो पैमाने की खोज जो हुई थी वो लोथल में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई। क्या है? सिंधु घाटी निवासियों की मूल स्रोत क्या है? क्या पाए थे वहां पे? ऑप्शन ए मोहरे, ऑप्शन बी बर्तन जेवर हथियार तथा औजार, ऑप्शन सी मंदिर या ऑप्शन डी लिपि। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो सिंधु घाटी को जानने का सबसे अच्छा तरीका है वहां पाई गई मोहरे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है? हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको यह बताना है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन ए एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ऑप्शन बी EJH मेके सुमेर से लोगों का पलायन, मार्टिन मुलर विल्हर पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, या फिर डी अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। ये सबके अपने अपने कथन हैं, लेकिन ये कथन बताना है कि ये सब राइटर है, ये अपना कथन रखे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो ये आपको बताना है कि इनमें से किनकी कथन जो है वो सही नहीं है। तो ताइस का आंसर क्या हो जाएगा? ताइस का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, चलो ताइस का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से किसी चीज की प्रेरणा नहीं ली है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ये आपको बताना है कि किसका मैच गलत है इसमें। ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा या रोपड़ पंजाब। बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? कालीबंगा हरियाणा। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? कालीबंगा राजस्थान में होता है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सुमेलित नहीं है। चलिए 25 देखिए क्या बोलता है? निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यताओं से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? आपको यह बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा केंद्र स्थित है। बताइएगा। ऑप्शन ए कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर या उल्लास। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी आलमगीरपुर और हुलास ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में हो जाएगा, लोथल आपका गुजरात में हो जाएगा, आलमगीरपुर और हुल्लास जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? बताइएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई विवाद हो जाता है तो किसके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन डी भारत के उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो 27 क्या बोलता है? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? जो केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर है वो किसके इच्छा तक वो अपने पद पे बने रहेंगे? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो 27 का जो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के कहने तक वो अपने पोस्ट पे रह सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो आप लोग सभी को पता है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमेशा 6 वर्षों के लिए होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है? भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुना गया था। ठीक है, उनके अलावा उनके अगेंस्ट में कोई पार्टी खड़ी नहीं हुई थी और निर्विरोध वो जीत चुके थे। तो कौन थे वो? 29 का तो हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ये बार बार लगातार एग्जाम में पूछता है, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक आज के सवाल का आजकल क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गया? बताइएगा कि राष्ट्रपति पद के लिए वो चुनाव लड़े थे लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे। कौन थे वो? वो थे भैरों सिंह शेखावत। इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव लड़ा और
राष्ट्रपति नहीं बन पाए और हार गए। तो ये थी आज की क्लास की 30 क्वेश्चन जो आप लोग के लिए आने वाला एग्जाम एमटीएस जितने भी एग्जाम है वो सारे एग्जाम के लिए ये 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थी। अगर ये 30 क्वेश्चन से कम आपकी 20 और 21 22 23 अगर क्वेश्चन आपके सही है हो रही है तो आप लोग की तैयारी अच्छी हो रही है। अगर ये वीडियो से थोड़ा सा भी आपको लाइफ या फ़ायदा मिले, प्रॉफिट मिले, तो आप इस वीडियो को क्या करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। हम लेके आएंगे कल फिर 30 वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। मिलते हैं फिर कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।